हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में हम लोग कर रहे थे पार्टनरशिप का कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था, जैसे गुडविल क्या होता है, गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं, और फिर गुडविल के कितने मेथड होते हैं कि कैसे हम लोग गुडविल निकालेंगे। आज एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि कब पार्टनरशिप दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में, तो फिर से हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें देखते हैं कि जब रेशियो वगैरह चेंज होता है तो क्या क्या इम्पैक्ट आता है। तो पहला एडजस्टमेंट, तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब रेशियो चेंज होता है तो उसका एडजस्टमेंट हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो 4 तरह के मेन एडजस्टमेंट होते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहले हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद एक एडजस्टमेंट होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तीसरा एडजस्टमेंट होता है जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और फोर्थ नंबर होता है गुडविल। ये गुडविल कैसे आता है, गुडविल क्या होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सीखेंगे कि गुडविल कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो क्या होता है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में कोई एक पार्टनर होता है कि जो बार बार एडिशनल कैपिटल देता है या फिर बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, वो काम करता है, तो इसलिए उसका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो बढ़ना चाहिए। तो बीच में क्या करते हैं कि कुछ साल बाद बिजनेस करने के बाद ये पार्टनर डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग अपना रेशियो फिर से एनालाइज करते हैं, और जो लोग एक्टिव तरह से काम कर रहे हैं उनका थोड़ा रेशियो बढ़ाते हैं। और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं कि जो उतने एक्टिव काम नहीं करते हैं और ड्रॉइंग भी ज़्यादा करते हैं कैपिटल से, तो उनका रेशियो क्या होता है, हम लोग कम कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट आता है। एक होता है जो पुराना रेशियो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो नया रेशियो आता है उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 2 चीज़ आप देखिए। टर्म है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक टर्म है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे OPSR, और NPSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल आप देखिए ABCD, ये 4 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2:1, लेकिन ये म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू ये लोग आगे जाके अपना रेशियो को इक्वल करना चाहते हैं। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1:1। अब यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट सीखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा तो क्या एडजस्टमेंट होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये एक टर्म होता है, ये पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये एक्चुअली होता क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो ये होता है कि पहले पार्टनर को कितना मिलता था अब कितना मिल रहा है, रेशियो निकाल के हम लोग देखेंगे। और उसमें देखेंगे कि पार्टनर को अगर पहले से कम हो गया है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और पार्टनर का रेशियो अगर पहले रेशियो से बढ़ गया है तो वो मतलब गेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो, यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो, और यहाँ पे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ये निकलता कैसे है, पहले सारे पार्टनर का हम ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। पहले ओल्ड रेशियो है 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, ये हो गया ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है सबको, माने 1/4, तो सबका 1/4 है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करते हैं,
2/10 माइनस 1/4, 1/10 माइनस 1/4। तो ये सिंपल एक मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करिए। माइनस करने के बाद देखिए किसका क्या रेशियो आ रहा है। इसका आ रहा है 6/40, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका भी पॉजिटिव है 2/40। इसका देखिए नेगेटिव आ रहा है 2/40, ब्रैकेट दे देता है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। और इसका भी 6/40 नेगेटिव आ रहा है। अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब पार्टनर ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिसका नेगेटिव आ रहा है वो गेन कर रहा है। गेन इसलिए कि आप यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा कि पुराना रेशियो इसका ज़्यादा था, नए रेशियो में इसको कम मिल रहा है, तो मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ पे देखिए इसको पहले 8 मिलता था, अभी 10 मिल रहा है, मतलब इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये इसलिए नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ये रेशियो निकालते हैं, इससे पता चल जाता है कि अगर नया रेशियो आ रहा है तो कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, किसका रेशियो कम हो रहा है और किसका बढ़ रहा है। तो जब भी रेशियो चेंज होता है तो आप सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जरूर निकालेंगे। और ये कब काम आता है, ये जब हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायर ऑफ पार्टनर, तब इसको समझेंगे कि ये रेशियो किस लिए काम में आता है। अभी सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि ये होता क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो होता क्या, कैसे निकालते हैं। ये पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा एडजस्टमेंट पर हम लोग चलते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। पहला एडजस्टमेंट में जैसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के बाद, उसके बाद सेकंड काम हम लोग का है कि एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू को फिर से वैल्यू करना, इसीलिए इसका नाम है रीवैल्यूएशन। ये करते क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं वो काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं। काफ़ी पहले से चले आ रहे का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, हर साल उस पर एक फिक्स रेट पे डिप्रिसिएशन डालते हैं। लैंड पर डिप्रिसिएशन नहीं होता है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इस पर डिप्रिसिएशन डाल के हम लोग उसको एक क्लोजिंग वैल्यू उसका निकालते रहते हैं हम लोग हर साल। लेकिन उसका मार्केट में वैल्यू ओरिजिनल क्या है, इसको वैल्यू करना रीवैल्यूएशन कहलाता है। और जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब तक हम लोग को रीवैल्यूएशन करना पड़ता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो जैसे स्टॉक है, तो स्टॉक का वैल्यू बुक में भले दिखा रहा है 1 लाख, लेकिन अगर हम बेचने जाएंगे तो मार्केट से हमें कितना रियलाइज होगा, वो हुआ मार्केट वैल्यू, तो वो देखना जरूरी है। बिल्डिंग का वैल्यू क्या है मार्केट में, डेटर हमारा दिखा रहा है 5 लाख का, लेकिन पता चला कि हम लोग डेटर से पैसा लेने जाएंगे तो 4 लाख ही मिलेगा, या हो सकता है 6 लाख का भी हो। तो सारे चीज़ इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, इसलिए हम लोग को निकालना जरूरी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। तो इसमें हम लोग पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो दोनों हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री करना सीखते हैं। तो आप खुद सोच के बताइए कि जब एसेट और लायबिलिटी बढ़ता है, 4 केस हो सकते हैं, या तो एसेट बढ़ेगा, घटेगा, और लायबिलिटी बढ़ेगा और घटेगा। तो इन 4 केस पे जर्नल एंट्री क्या होगा वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, अगर रीवैल्यूएशन करने पे वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एसेट बढ़ रहा है, मतलब आपका एसेट जब बढ़ रहा है तो एसेट को हम लोग डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा है if वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, ठीक इसका उल्टा कर देंगे, बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट हो रहा है, घट रहा है तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये हो गया एसेट्स के। अब लायबिलिटी को हम लोग देखते हैं। if वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। ठीक, एसेट का ठीक उल्टा नेचर होता है लाइबिलिटी का। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो इसीलिए जब लाइबिलिटी आपका इंक्रीज होगा तो हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। इसका ठीक उल्टा, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये 4 जर्नल एंट्री आपको याद रखना है। अगर देखा जाए एक्चुअली तो 4 जर्नल एंट्री नहीं, आप एक जर्नल एंट्री याद करेंगे तो हो जाएगा। कैसे? अगर आप सिर्फ एसेट का याद कर लेते हैं कि एसेट जब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो आप खुद सोचिए, जब एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट हो रहा है, तो जब डिक्रीज होगा तो ठीक उल्टा कर देंगे। तो आपका इस जर्नल एंट्री से ये जर्नल एंट्री बन गया। और जैसे एक बार आपका एसेट का जर्नल एंट्री बन गया, ठीक उसका उल्टा लाइबिलिटी का होगा। एसेट बढ़ने का जो एंट्री है, उस अकाउंट जब क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो डिक्रीज में होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो ठीक एसेट का आप उल्टा लाइबिलिटी कर दो। मतलब एक अगर एंट्री आपको याद है तो आप चारों एंट्री प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन, हाँ, तो ये आपका मेन एंट्रीज है, 4 एंट्रीज। इसी के बेस में आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी बढ़ता घटता है, तो आपको इसी तरह से एंट्री करना है। एंट्री करके फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका पोस्टिंग भी करना है, वो भी हम लोग अभी सीखेंगे। आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। देखिए, एक तरफ लिखते हैं एसेट और यहाँ मैं लिखता हूँ लाइबिलिटी। एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, और लाइबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दोनों केस में आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आपको इतना याद रखना है कि जब एसेट बढ़ेगा लाइबिलिटी घटेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे सॉरी, और ऑटोमेटिक क्या होगा, एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। मतलब अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी घट रहा है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। और इसका ठीक उल्टा, एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, उस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। बाकी चीज अपने आप क्रेडिट में आ जाएंगे, एसेट हो या लाइबिलिटी। एसेट, लाइबिलिटी, तो इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग एक सम लेंगे, उसका जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे उसको लिखते हैं वो सारी चीज़ सीखेंगे। हाँ, तो चलिए एक सम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे जनरल एंट्री पास होगा। एक सम है, ए बी आर पार्टनर रेशियो 2:1, 2:1 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लैंड का बुक वैल्यू माने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख है, लेकिन मार्केट वैल्यू देखा गया उसका जब तो 1.5 लाख का था। बिल्डिंग का बुक वैल्यू 4 लाख है, मार्केट वैल्यू है 6 लाख। प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू है 2 लाख और मार्केट वैल्यू है 1,30,000। तो अब आपको एक एक एसेट को पहले देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा कि इंक्रीज है तो क्या जनरल एंट्री होगा, डिक्रीज है तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया था। तो सबसे पहले जनरल एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर ए से, लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है, 1 लाख से 1.5 लाख हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग एक लैंड का वैल्यू या किसी चीज़ का वैल्यू जब एंट्री में लिखते हैं तो जितना से बढ़ रहा है वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बताया था कि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। लैंड अकाउंट डेबिट कितना से डेबिट होगा, डिफरेंस है, कितना से बढ़ रहा है, 50,000 से, तो 50,000 से डेबिट होगा। बिल्डिंग भी बढ़ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख से। प्लांट एंड मशीनरी इसका क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट जनरल एंट्री में दिखाएंगे। अभी इंक्रीज वाला एक साथ कर लेते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2.5 लाख। ये जनरल एंट्री हो गया एसेट इंक्रीज होने का। यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे में नरेशन में लिख दीजिएगा, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज।
नेक्स्ट अब प्लांट का देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट रहा है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना से ये घट रहा है वैल्यू, 70,000 से घट रहा है, तो 70,000 यहाँ पे डालेंगे। अब आपको करना यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखिए एक नया बैलेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हुआ है 2.5 लाख से और डेबिट हुआ है 70,000 से। तो नेट में अगर आप देखेंगे तो नेट में आपका ये क्रेडिट बैलेंस आपका दिखाएगा 1,80,000, मतलब 2.5 लाख में से 70,000 माइनस हो जाएगा 1,80,000। अब ये 1,80,000 जाएगा कहाँ, तो ये क्या होगा कि पार्टनर्स के जो पुराने रेशियो है, मतलब जो ये रेशियो है वो पुराना रेशियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक न्यू रेशियो आ जाता है। तो तब से हम लोग क्या करेंगे, इसको पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो ही बोलेंगे। तो ये जो रिवैल्यूएशन का जो भी वैल्यू आएगा, डेबिट वैल्यू आए, क्रेडिट वैल्यू आए, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा इसको क्लोज करने के लिए। वो जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा था, क्रेडिट था 2,50,000 और डेबिट था 70,000, तो नेट में 1,80,000 क्रेडिट बैलेंस था। तो इसको हम लोग अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। 1,80,000 डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ए और बी के अकाउंट में चला जाएगा, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये चला जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। 1,80,000 इंटू 2:1 रेशियो है, 2/3, 1,20,000 और 60,000 में हो जाएगा, सही ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर देते हैं। ये हुआ जर्नल एंट्री। फिर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट्स भी आपको बनाना पड़ता है। तो इसी सम में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका बना के देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे। इसमें ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। एसेट जब भी इंक्रीज होगा हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मतलब प्रॉफिट का एलिमेंट जो भी आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। एसेट का बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है और लाइबिलिटी का घटना हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इधर आएगा। या फिर जर्नल एंट्री तो हम लोग सीख चुके हैं, वहाँ से तो पोस्टिंग करना ही है। जब एसेट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे बाई एसेट आ जाएगा, और अगर एसेट इंक्रीज करता है तो टू एसेट आ जाएगा। इस सम में लैंड और बिल्डिंग बढ़ा हुआ है तो बाई लैंड और बिल्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे बाई लैंड और बिल्डिंग कितने से बढ़ा था, 50,000 से। बाई सॉरी यहाँ पे सिर्फ लैंड है, बिल्डिंग नीचे है। बिल्डिंग बढ़ा था आपका 2 लाख से, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुआ था 70,000 से। तो टोटल दोनों साइड का कर लेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए ज़्यादा आ रहा है, 2,50,000। इधर लेस करेंगे तो आएगा 1,80,000, और जो बैलेंस 1,80,000 है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। टू इस टू 1 में 1,20,000 और 60,000। तो सिंपल है। जर्नल एंट्री एक बार आपको समझ में आ गया, आपने जर्नल एंट्री कर लिया तो फिर तो अकाउंट्स लेजर में पोस्टिंग करना तो काफ़ी सिंपल है। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। आगे इस पे सम हम लोग और बनाएंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जब आएगा तो हर सम में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वहाँ जर्नल एंट्री, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और भी अच्छे तरह से समझ में आएगा आप लोगों को। पहले आपको बेसिक समझना था तो बेसिक मैंने बता दिया।
अब हम लोग चलते हैं तीसरा इसका एडजस्टमेंट पे। तीसरा एडजस्टमेंट है जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये क्या होता है कि जब भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है, रिवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये होता क्या है, आप अगर बैलेंस शीट हम लोग देखें तो कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस शीट में इधर जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में पड़ा हुआ रहता है, मान लीजिए 5 लाख। ये जनरल रिजर्व होता है क्या, जब हर साल कंपनी बिजनेस करती है, जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके रखते हैं। तो ये कुछ काफ़ी सालों का रहता है जमा हुआ पैसा जो जनरल रिजर्व में रहता है। फिर उसी तरह से एक कंसेप्ट है एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। इसका मतलब ये कि 2-3 साल से लॉस हुए जा रहा है कंपनी को, वो एक जगह पे हम लोग इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। तो वो एक कंसेप्ट है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई नया पार्टनर आता है, एडमिशन होता है किसी नए पार्टनर का, कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनाते हैं, तो उसमें जो जनरल रिजर्व होता है वो क्या करता है, ओल्ड पार्टनर, मतलब अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर ने तो बिजनेस में कोई मेहनत किया नहीं, तो वो डिजर्व नहीं करता कि ये पैसा उसको मिले, क्योंकि ये पैसा तो जो पुराने पार्टनर है उनके मेहनत से कमाया हुआ पैसा है जिससे जनरल रिजर्व बना है। तो ये सारे पैसे क्या हो गए, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे, नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जब बिजनेस होगा, फिर हर साल रिजर्व में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद उस रिजर्व में उसको मिलेगा, क्योंकि उस समय वो बिजनेस में एक्टिव हो चुका है। तो जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट यही तो जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट में यही है कि ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में हम लोग जनरल रिजर्व के पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, डिवाइड करके जनरल रिजर्व के अमाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका ठीक उल्टा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसका क्या करेंगे हम लोग, वो तो लॉस है, तो उसके लिए जब पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जब पुराने प्रॉफिट के हिस्से को अगर पुराना पार्टनर ले रहा है तो पुराने लॉसेस को भी पुराने पार्टनर को ही लेना पड़ेगा। इसलिए नए पार्टनर आने से पहले या रेशियो जब भी चेंज होता है उससे पहले ये सब एडजस्टमेंट करके हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं, ताकि हमारा कोई भी पुराना जनरल रिजर्व पड़ा ना रहे, कोई पुराना एक्यूमुलेटेड लॉसेस ना पड़ा रहे। उसके बाद जब फर्म दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट होगा तो रिकन्स्ट्रक्शन के बाद में नए सिरे से फिर से बिजनेस होगा और नए जनरल रिजर्व और बाकी चीज़ें नई तरीके से होंगी। चौथा इसका एडजस्टमेंट है गुडविल का। गुडविल का बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है, इसका फीचर क्या है, मेथड क्या है। इसको अभी थोड़ा रहने देते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग एडमिशन और पार्टनर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि गुडविल होता है क्या कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो गुडविल का पैसा भी लेके आता है। तो गुडविल का पैसा कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे लेके आएगा, फिर पैसा कौन लेगा, कैसे लेगा, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एडजस्टमेंट नेक्स्ट यूनिट में इसका। तो आज यहीं तक रखते हैं, और यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। रिवैल्यूएशन वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान देने वाला था, वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको खाली एंट्रीज अगर याद रहेंगी, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, फिक्स एसेट बढ़ेगा तो फिक्स एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिक्स एसेट कम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। और उसका ठीक उल्टा हम लोग लाइबिलिटी में कर देंगे कि लाइबिलिटी जब बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लाइबिलिटी जब घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बस आपको इतने याद रखने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार बन गया तो बाकी सब सिंपल है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।